नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। 160 सीटें ये बिहार में एनडीए का टारगेट है। अमित शाह ने आज अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह लक्ष्य दिया है। लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन यह पूरा कैसे होगा? 160 सीट का मतलब है 2020 की टैली में और 35 सीटें जोड़ना। सवाल यह कि कहां से होगा? तिरहुत और मिथिलांचल में एनडीए लगभग सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। भोजपुर और मगध की बात करें तो महागठबंधन का जाति वाला समीकरण वहां सच बैठा हुआ है। बचता है सारण, सीमांचल और कोसी। क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर कोई नया समीकरण बन रहा है? क्या एम वोट बंटने वाला है और इसी रास्ते से एनडीए को सबसे बड़ी जीत मिलने वाली है? इसी को समझिए, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी, महिला और मुसलमान, एम और एम। इस ट्रिपल एम फैक्टर में एक और एम जुड़ गया है। बिहार का चौथा एम है मनी, यानी पैसा। बिहार में अभी 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जी हां, 75 अरब रुपए। गरीब बिहार में 7500 करोड़ का डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। नीतीश कुमार सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना चुनाव के बाद कैसे चलेगी, यह चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी तो इस चौथे एम ने बिहार में तहलका मचा दिया है। इस चौथे एम के साथ जो नंबर अटैच है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल मिलाकर 82 लाख वोट मिले थे। उन चुनावों में जेडीयू को लगभग 65 लाख वोट मिले थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महिला और मनी फैक्टर जुड़ जाने के बाद क्या बिहार चुनाव का रिजल्ट डिसाइड हो गया है या चुनाव का एक्स फैक्टर अभी सामने आना बाकी है? जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। बिहार में पैसे बंटने के बाद मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? 100, 125, 150 या 250? तेजस्वी और राहुल की जोड़ी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? 125, 100, 75 या 50? ढाई साल मेहनत करने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में कितनी सीटें जीतेगी? 0, 10, 20, 50 या 100? चुनाव से 1.5 महीना पहले हैदराबाद से बिहार के सीमांचल में घूम रहे असदुद्दीन ओवैसी क्या फिर से तेजस्वी का रास्ता रोक देंगे? बिहार का चुनाव धीरे धीरे राइट टर्न लेने लगा है। मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए के लिए 160 सीटों का टारगेट सेट कर दिया है। ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, यहां लगभग काफी सीटें हम जीते हैं, मगर इससे 160 का आंकड़ा नहीं बनता। हर जिला अपनी सीट बढ़ाएगा क्या? जोर से बोलो, बढ़ाएंगे? 160 का आंकड़ा पार करेंगे? फिर से एनडीए सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? जानते हैं ये टारगेट सेट करने के लिए अमित शाह कहां पहुंचे? वो पहुंचे सीमांचल के अररिया, जहां 42% मुसलमान हैं।
एनडीए बिहार में 160 सीटें कैसे जीतेगा? फर्स्ट एम यानी मोदी के भरोसे, सेकंड एम यानी महिला के भरोसे, थर्ड एम यानी मनी के भरोसे और फोर्थ एम यानी मुसलमानों के भरोसे। महिला और मनी फैक्टर चुनाव में चुप्पे चाप काम करता है, मगर मुसलमान वाला एम फैक्टर वोकल रहता है। बिहार में भी वही एम यानी मुस्लिम फैक्टर सबसे वोकल हैं। मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए नेता भी वोकल हैं। कुछ सैंपल देखिए। प्रशांत किशोर मगध क्षेत्र में मुसलमानों को लुभा रहे हैं। आप तय कर लीजिए कि आपको 18 वाले में रहना है, 33 वाले में रहना है कि 60 वाले में रहना है। असदुद्दीन ओवैसी 5 साल बाद फिर से सीमांचल के मुसलमानों से मुखातिब हैं। जब चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। सियासत में एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती है। और नीतीश कुमार मिथिलांचल के मुसलमानों को अपनी तरफ करने में जुटे हैं। पहले इतना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था जी। हम लोगों की सरकार आई तो 2006 में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। बीजेपी भी मुस्लिम वोट का खेल खेल रही है, लेकिन वैसे नहीं जैसे बाकी पार्टियां खेल रही हैं। एम फ्रंट पर बीजेपी की चाल उल्टी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव है। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है एम और सबसे बड़ी जाति है वाई। एम यानी मुसलमान, वाई यानी यादव। करीब 18% मुसलमान और 14% यादव मिलकर एम प्लस वाई बनता है। लालू यादव ने यह अलायंस 1990 में बनाया था। 35 साल बाद भी यही एम प्लस वाई समीकरण लालू की सबसे बड़ी ताकत है और बिहार में मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यह सच है कि एम प्लस वाई का पोलराइजेशन होता है तो इसका काउंटर पोलराइजेशन भी होता है जो कमल खिलाने में सहायक होता है। फिर भी एम प्लस वाई की काट लगातार खोजी जाती है। 2020 में इसकी काट ओवैसी ने निकाली थी। 2020 के चुनाव में बिहार के लगभग 75% मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन का साथ दिया और 17% वोट ओवैसी के चेहरे पर भरोसा करके AIMIM को मिल गए। सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी पर भरोसा किया तो ओवैसी के 5 विधायक जीत गए, लेकिन 2024 में ट्रेंड बदल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के करीब 83% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गए। 12% मुस्लिम वोट एनडीए को मिले। लोकसभा चुनाव में बिहार के मुसलमानों ने AIMIM को डंप कर दिया। 2025 में ओवैसी फिर बिहार पहुंचे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं और भी कई प्लेयर्स एम वोट के लिए मैदान में हैं। मुस्लिम वोट के फ्रंट पर सबसे तेज चाल प्रशांत किशोर ने चली है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी के सामने एक चारा फेंका है, हम तुम्हारे मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तुम हमारे मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट मत उतारो। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जन सुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जन सुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जन सुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो ये घोषणा करके देख लें, वो नहीं करने वाले हैं। प्रशांत किशोर को यह पता है कि यह नहीं होने वाला है। ऑफर करने से पहले ही उनको मालूम था कि आरजेडी इसे भाव नहीं देगी। लालू की पार्टी के लिए यह दोहरी तलवार है, ऑफर मानो तो घाटा, ना मानो तो घाटा। प्रशांत किशोर मुसलमानों को एक और फॉर्मूला दे रहे हैं, 60-40 का फॉर्मूला। पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिला? करीब 40%। इसका मतलब है
कि इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, भाजपा को वोट नहीं देता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को एकजुट होना है, सारे मुसलमान एकजुट होकर अपना भला कर सकते हैं। तो अगर एक बार को तकरीर के लिए आपने ओवैसी साहब की बात मान ली, सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए, तो आपके पास वोट हुआ 18%। 18% से तो आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अगर आपने लालू जी की, राजद की, महागठबंधन की बात मान ली और एमवाई समीकरण में आ गए, तो 18% आप, 15% यादव जोड़कर आप हुए 33%। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और इन दोनों के बाद जन स्वराज की विचारधारा देख लीजिए, 40% गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% आप जुड़ गए तो आप हो गए 60। तो आप तय कर लीजिए कि आपको 18 वाले में रहना है, 33 वाले में रहना है कि 60 वाले में रहना है। पीके के इन दो फॉर्मूलों का असर समझिए। आरजेडी कमजोर होगी क्योंकि मुस्लिम वोट का एक हिस्सा कंफ्यूज होकर खिसक सकता है। जेडीयू बीजेपी का संतुलन बिगड़ेगा क्योंकि अति पिछड़े और दलितों में सेंध लग सकती है। तीसरी ताकत के रूप में जन स्वराज उभरेगा जो कि गठबंधन की राजनीति को नया मोड़ देगा। आरजेडी का M+Y समीकरण तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर के पास एक गोल्डन चांस है। पीके बिहार में सबसे ज्यादा 243 सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। उन्होंने 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। 40 का नंबर पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर सीमांचल को चुन सकते हैं और उसका फायदा वो भोजपुर, सारण और भागलपुर रीजन में उठा सकते हैं। बिहार के रीजन वाइज देखें तो सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में जन स्वराज की स्थिति कमजोर है। बिहार का तिरहुत एनडीए का गढ़ है, वहां भी जन स्वराज कमजोर है। दरभंगा में M+Y 30% हैं, यहां भी प्रशांत किशोर पैठ नहीं बना पाए हैं। भोजपुर रीजन में मुसलमान 10% के करीब हैं, लेकिन यहां जन स्वराज की स्थिति मजबूत है, इसलिए यहां मुस्लिम वोट उसके साथ अटैच हो सकता है। इसी तरह सारण रीजन में 15% मुसलमान हैं, वहां जन स्वराज पार्टी उभर रही है। भागलपुर रीजन में 15% से ज्यादा मुसलमान हैं, यहां भी अच्छे कैंडिडेट होने पर जन स्वराज का चांस बन सकता है। 2022 की जातीय जनगणना के हिसाब से बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% है। इसमें अशरफ या अगड़े मुसलमान 4.81% हैं। पिछड़े मुसलमान यानी अजलाफ की आबादी 2.29% है। अति पिछड़े यानी अर्जाल या पसमानदा मुसलमान करीब 10.60% हैं। बिहार की 36.01% अति पिछड़ा आबादी में दरअसल हिंदू और अति पिछड़ा जातियां 25.41% ही हैं। बाकी 10.60% अति पिछड़े मुसलमान हैं। तेजस्वी यादव जब अति पिछड़ों का सम्मेलन करते हैं तो मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों को भी शामिल करते हैं। यहाँ समाज के सभी लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, कहार हो, मलकार हो, केवट हो, केवरत हो, अमात हो, धानुक हो, नुनिया हो, बिंद हो, बिलदार हो, मल्ला हो, गोड़ी हो, गंगोता हो, मुड़ियारी हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, राइन हो, कुंजड़ा हो, धुनिया हो इत्यादि और भी अति पिछड़ा जाति के सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। नौजवान कोई नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चले तो उसको कुटाई होती थी। विद्यालयों में, कॉलेजों में पीछे बैठाया जाता था। तेजस्वी यादव M+Y में ईबीसी को जोड़ना चाहते हैं। M+Y में ईबीसी जुड़ेगा तभी महागठबंधन का वोट 40% से ऊपर जाएगा।
बिहार के कुछ पॉकेट्स में ये अति पिछड़े मुसलमान कभी कभी नीतीश कुमार के सपोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते। तमाम प्रयासों के बाद भी अगड़ा हो या पिछड़ा हो, कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। इसीलिए बीजेपी का भी फोकस क्लियर है, बीजेपी को हिंदू वोट के सहारे जीत का रास्ता बनाना है। भाजपा वालों, एक कसर छुटी है किशनगंज की। इस बार किशनगंज में भी हमने कमाल कर दिखाना। बीजेपी के तरह ओवैसी का मोटिव भी क्लियर है। ओवैसी को हिंदू वोट की तरफ देखना ही नहीं है, ओवैसी को मुस्लिम वोट के सहारे कुछ विधायक जिताने हैं। ओवैसी बस सीमांचल की 24 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे, जहां औसत रूप से 46% मुसलमान हैं। किशनगंज में 68%, कटिहार में 43%, अररिया में 42% और पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। बिहार में घुसपैठिया सबके लिए मुद्दा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान बिहार में 65 लाख नाम काटे हैं अपने अपने नैरेटिव के हिसाब से। सभी पार्टियां यही कहती हैं कि ज्यादातर नाम मुसलमानों के ही कटे हैं। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर घुसपैठी का जिक्र कर दिए, यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है, उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता है रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए। बांग्लादेश का दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रिवॉल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है। मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए। कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ। राहुल तेजस्वी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो उनका जोर मुस्लिम वोट पर भी रहा। यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी मुंगेर में इमारते शरिया के मुख्यालय खानकाह रहमानी मदरसा पहुंचे थे और वहां के अमीर के साथ जमीन पर बैठकर गुफ्तगू की थी। इस मदरसे में राहुल को लेकर तेजस्वी यादव अपनी जीप ड्राइव करते हुए पहुंचे थे। बिहार में मुसलमानों को इसी तरह मैसेज दिए जाते हैं, लेकिन इस बार का मुसलमान कुछ अधिक चाहता है। बिहार में मुसलमान, खास तौर पर युवा मुसलमान, अब मुफ्त में दरी बिछाने को तैयार नहीं है। उनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। जब 2% सैनी मल्लाह वाले मुकेश सैनी डिप्टी सीएम पोस्ट पर दावा कर सकते हैं, तो 18% वाले मुसलमान क्यों नहीं? एम फैक्टर का ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी पार्टी के पास नहीं।